अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, तोशाखाना 2 गोया के ये केस 15 माह तक चला और आज अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई है और साथ में गोया के 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना भी किया और जुर्माना की अदम अदायगी की सूरत में मज़ीद 6 माह तक सज़ा भुगतनी होगी। और साथ में ये भी किया गया कि क्योंकि बानी PTI की उम्र ज़्यादा है, लिहाजा इसलिए सज़ा कम रखी गई है। इस दौरान अगरचे इमरान ख़ान साहब के वकला और तहरीक इंसाफ ने इस फ़ैसले को कंडेम किया और साथ में इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील का ऐलान किया, और लेकिन इस दौरान हुकूमत वक्त ने इसको कानून और आइन की बालादस्ती करार दिया और कहा यह गया कि ये फ़ैसला मेरिट पे दिया गया है। और इस फ़ैसले की जो इंटरप्रिटेशन की है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ साहब ने, उनका ये कहना था कि ये सज़ा जो 17 बरस की हुई है ये उस वक्त शुरू होगी जब 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुकम्मल होगी। नाज़रीन, आपको मालूम है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान ख़ान साहब और उनकी अहलिया को 14 बरस सज़ा सुनाई गई है। तो गोया कि 14 बरस की सज़ा मुकम्मल होने के बाद बकौल वज़ीर इत्तलात इस सज़ा का के आगाज़ होगा। नाज़रीन, साथ में अब आज के इस नशिस्त में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ैसला कितना मेरिट पे है और जिन कंसर्न्स का और जिन एतराज़ात का इजहार किया है इमरान ख़ान साहब के वकला ने वो कितने जायज़ हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली इससे पहले जो 190 मिलियन पाउंड की है जिसमें उनको सज़ा हो चुकी है, लेकिन कम बेश कोई अब 10 माह का वक्त हो गया, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी अपील क्यों नहीं सुनी जा रही। हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, मुझे ज्वाइन किया है वीडियो पे हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं आप, सकाफ़त व कौमी विरसा। बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है कादिर ख़ान मंदखेल साहब ने। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। गुफ्तगू का आगाज़ मैं हुज़ैफ़ा साहब आप ही से करना चाहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट आज इस फ़ैसले को आइन और कानून की बालादस्ती और कह रही है और साथ में ये कि इंसाफ के पूरे तकाज़े किए गए, लेकिन उसके मुकाबले में हम देखें तो इमरान ख़ान साहब के वकला ये फरमा रहे हैं कि आज तो गोया के समाअत थी और कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं दिया गया था कि आज के दिन फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर वकला पहुँचे नहीं हैं, उनको मुकम्मल तौर पर सुना नहीं गया और ये फ़ैसला सुना दिया गया। क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके सामने हुकूमत का मौक़िफ़ रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि इमरान ख़ान के वकला साहिबान जो है, वो कोई कानूनी बात नहीं कर रहे। वो बात सिर्फ़ इतनी कर रहे हैं कि माज़ी में कॉमन प्रैक्टिस रही है कि अगर किसी भी मुजरिम को सज़ा सुनाई जाती है, तो कोर्ट रूम में उसके वकील साहिबान मौजूद होते हैं। तो ज़ाहिर है मुजरिम जो होता है या वो बेल पर होता है या वो जेल के अंदर होता है। अगर उसकी बेल रिजेक्ट हुई हुई है और ड्यूरिंग ट्रायल वो जेल में मौजूद हो, जेल काट रहा हो। यहाँ पर दोनों सूरतें नहीं थीं। सज़ा याफ़्ता जो मुजरिम है पिछले केस में, वो वहाँ कोर्ट रूम में मौजूद था। जब बंदा खुद मौजूद हो मुजरिम, तो फिर वकील सेकेंडरी हैसियत रखते हैं और बंदे की मौजूदगी में सज़ा सुनाई जा सकती है। उसकी बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। ये कोई कानूनी बात नहीं है कि वकील मौजूद होगा तो सज़ा सुनाई जाएगी। और आपको याद होगा कि 13 जुलाई 2018 को जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई, तो उन्होंने दरख़्वास्त की जज से, उनके वकला ने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि वो और उनकी बेटी कोर्ट रूम में मौजूद हों जब उन्हें सज़ा सुनाई जाए, चूँकि उनकी बीवी अस्पताल में एडमिट है। अगर आप इसको चंद दिन के लिए आगे ले जाएँ और मियाँ साहब खुद कोर्ट रूम में आकर ये सज़ा सुनना चाहते हैं, तो जज ने इंतज़ार नहीं किया और मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई। उस वक़्त तहरीक इंसाफ जो है वो शादियाने बजा रही थी। लेकिन वक़्त की जो खूबी है वो यही है कि चलता रहता है, इसका पहिया कभी रुकता नहीं है और कोई हमेशा जो है वो वक़्त से सीखता नहीं है। और आज ये मकाफ़ात अमली आप देखें ना कि कितनी तेज़ी से वक़्त गुज़र जाता है, कहाँ 18, कहाँ 2025 आ गया। तो इसलिए एक तो खिलाफ़े कानून कोई चीज़ नहीं हुई। दूसरा आपने कहा कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने इसकी जो इंटरप्रिटेशन की, जजमेंट की इंटरप्रिटेशन नहीं की उन्होंने। जजमेंट में वाइज़ क्योंकि जब अगर फ़ैसला ये होता और इसमें कहीं ना लिखा होता कि सज़ा का इतलाक़ कब होगा, तो कानून में एक ज़बान इस्तेमाल होती है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है, उसके तहत तो यही होता कि जो ऑलरेडी बानी तहरीक इंसाफ जिस जुर्म में सज़ा काट रहे हैं, वो सज़ा प्लस जो है ये 10 साल और 7 साल की सज़ा 7 हो जाती। पंजाब में चूँकि कानून ये है कि आप दिन और रात मिलाकर आपका 1 दिन 2 दिन बनते हैं, यानी 50% का आपको रिलीफ मिल जाता है।
सिंध में जो है वो 30-70 की रेशियो है, यानी 70% आप सजा काटते हैं, 30% का रिलीफ मौजूद है वहां के कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर जो है जजमेंट में लिख दिया गया वाजे कि जो मौजूदा सजा काट रहे हैं उसके बाद इस सजा का इतलाक होगा। ये ऐसे ही है कि जब जज सजाए मौत के बेशतर केसेस में जज कहता है कि इसे आपने 15 दफा फांसी देनी है। 15 दफा फांसी का मतलब ये होता है कि एक दफा तख्तेदार पर ले जाकर आपने वो डंडा खींचना है जलाद ने, फिर दोबारा खड़ा करना है, फिर 2 दफा 3 दफा 15 दफा करना है। और इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद होती हैं और इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है यहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट में वाजे लिख दिया गया है कि 2039 यानी जो ये 14 साल की सजा है इसके बाद जो है ये जो नई सजा दी जा रही है ये अप्लाई होगी। तो इसलिए इसमें ये कहना कि जी वकला को सुनने का मौका नहीं दिया गया, भैया आपका केस 14 महीने चला है, आपने तो मियां नवाज शरीफ के केस में उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत करके 3-3 महीने में केस चलाए हैं, 60 दिन में आपने जीआईटी की रिपोर्टें मुकम्मल करवाई हैं, आपको तो फिर भी 14 महीने दिए गए हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि वक्त की खूबी ये होती है कि इसका पहिया चलता रहता है और इसका पहिया अब भी चल रहा है। बेसिकली आपको जो सजा हुई आप उस पर बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आखिरी 1 मिनट लूंगा, फिर बेशक आप जितना मर्जी टाइम मेरे दीगर भाइयों को दे दें। अर्ज ये है कि आप नैरेटिव झूठ आप बिल्ड कर रहे हैं। आपने एक सेट लिया, उसकी कीमत अगर 3.5 करोड़ रुपए थी और आपने 13 लाख लिखवाई और आप नैरेटिव ये दे रहे हैं मैंने 50% अदा किए हैं। नवाज शरीफ या बाकी हुक्मरान जो लेके आते थे वो 15% अदा करते थे और अल्लाह के वली वो 15% असल कीमत का अदा करते थे। यानी 4 करोड़ की अगर गाड़ी है उसका 15% अदा किया कानून के तहत, वो गाड़ी जो कि किसी हेड ऑफ स्टेट ने हमारे हेड ऑफ स्टेट को तोहफा दी, लेकिन हमारे मुल्क का कानून कहते हैं नहीं कोई तोहफा नहीं होता, तोशाखाना में जाएगी, 15% आप अदा करेंगे। 4 करोड़ गाड़ी की कीमत का आपने 15% 70-80-90 लाख जितना बना अदा किया। आप अगर इस बुल्गारी सेट का पुराने कानून के मुताबिक 15% अदा कर देते तो 80-90 लाख रुपए बनता। आप चूंकि व्हाइट कॉलर क्राइम के माहिर हैं, शौकत खानम की फंड रेजिंग में भी आपने जो मेजरमेंट की, अपनी जमात की फंड रेजिंग में जो चीजें की, आप चूंकि फाइनेंशियल तौर पर ज़ाहिर है फाइनेंशियल एक्सपर्ट आदमी है, आपने कहा मैं कानून चेंज कर देता हूं 50%। चीज की कीमत जो है वो 3 करोड़ 32 लाख का सेट है या 35 लाख का सेट, उसकी कीमत आपने लिखवा दी वहां पर 13 लाख रुपए। ये इससे बड़ा जुर्म और क्या हो गया 25 लाख रुपए, और आपने कहा मैं 50% अदा कर रहा हूं। ये नहीं बता रहे, कौम को एजुकेट नहीं कर रहे कि भाई मैंने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है और जो चीज की असल कीमत थी वो कई गुना नीचे में ले आया। नैरेटिव क्या बना रहे हैं, यूसुफ गिलानी जी घड़ी ले गया था, यूसुफ मियां नवाज शरीफ साहब ने 96 में गाड़ी ली थी, वो भी 96 में अगर गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए थी तो उसके पैसे अदा किए बकायदा जो बनते थे कानून के मुताबिक। शहबाज शरीफ साहब, हाँ अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब का एक है कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आला पंजाब और बतौर वजीर आजम आज तक कभी तोशाखाना से कोई चीज रियम्बर्स करवाई नहीं, ना 15% देकर ना 50% देकर। शहबाज साहब को कभी भी गाड़ियां मिली, अगर कोई उन्हें तोहफा मिला, घड़ी मिली, शहबाज साहब ने तोशाखाना को दे दी और फिर भूल गए। शहबाज साहब ने आज तक 1 रुपए की चीज भी तोशाखाने से नहीं ली, ये उनकी अपनी मिसाल है। बाकी हुक्मरानों ने अगर ली है तो कोई गलती नहीं की। जिस हुक्मरान ने तोशाखाना से कोई चीज ली है उसका हक था, लेकिन अगर आप उस चीज की वैल्यू जो है वो डाउन कर उसमें एम्बेजलमेंट करें और चोरी करने की कोशिश करें, आपको उस चीज की सजा दी गई है। आपको तोशाखाना से चीज लेने की सजा नहीं दी गई, आपको चोरी करने की सजा दी गई है। सर मुनासिब पॉइंट टेकन जी। मैं जरा कादर मंदोखेल साहब की तरफ जाता हूँ। कादर मंदोखेल साहब, इनफैक्ट एक तो ये कि जानना चाहूँगा कि तोशाखाना 1 में अदालतें उनको बाइज़्ज़त बरी करती हैं, बट तोशाखाना 2 गोया के केस तकरीबन वही है, उसके अंदर कुछ और एडिशंस हो जाते हैं, कुछ और शवाहिद आ जाते हैं और सज़ा 17 बरस पे चली जाती है। और फिर आप समझते हैं कि फेयर ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे किए गए हैं, उनको पूरा मौका फराहम किया गया है, बट अपने डिफेंस में वो कुछ कह नहीं सके और जो सज़ा दी गई है वो भी जस्टिफाइड है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो उसमें कहा गया है कि जब ये सज़ा 190 मिलियन पाउंड की ख़त्म होगी उसके बाद शुरू होगी, तो आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ा रूटीन की बात है, कोई अछूती और अनहोनी बात नहीं है। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझसे पहले अगर आप पीटीआई का मौका बता देते तो ज्यादा बेहतर था, बजाय दोनों हुकूमती साइड का आपको सुनने का। जायज बात है, बहुत अच्छी बात की है, बेहतर, वेल डन कादिर साहब। जी बिल्कुल ठीक है। चलो मैं ये पे नुक्ता लेके चलता हूँ शौकत साहब। इनफैक्ट आपने हुज़ैफा साहब को सुना है, उन्होंने कहा है कि जी फैक्ट्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। आपने गोया के कम कीमत लगाई, आपने कौमी ख़जाने पे डाका मारा, माजी की मिसालें आप देते हैं उसमें तो बिल्कुल चीज़ों को मेरिट पे गोया के एड्रेस किया गया। जो 15% जितना भी बनता था वो पे किया गया जो कानून इजाज़त देता था। बट आपके बारे में तो पता चला कि जी आपने तो उसको अंडर वैल्यू किया और उसके बाद आपने उसको कस्टडी में रखा, वो भी गैर कानूनी था। तो आज आप ये रोना रो रहे हैं कि जी आपको फेयर ट्रायल नहीं मिला।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शराजी साहब। मेरे भाई ने जो बातें की ना, जितनी बातें की, लगता है इनको सबको ये रटाया गया है कि जी आपने ये बात करनी है जाके। ये तो मेरे ख्याल से इंसाफ का इतना बड़ा कत्ल हुआ है कि दिन दहाड़े ये देखें ना, जब आप सजाएं दें कुछ भी करें, लेकिन इंसाफ के तकाजे तो पूरे होने चाहिए ना। तो इन्होंने तो इंसाफ के तकाजों की धज्जियां उड़ा दी है। जिस तरह समाअत हुई और जिस तरह ये मुलतवी होती रही समातें, और फिर अचानक फैसले आ गए। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं, दुनिया भर ये देख रही है। और ये वाहिद अदालतें हैं जो पहले से लोगों को पता होता है कि इसमें सजा ही होगी, इसमें कोई जजा वाली चीज तो है ही नहीं। तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात पे हो रहा है कि सजा तो चलो हो गई, एक ही तोशाखाना केस में कोई चार मरतबा, एक ही केस में 4 मरतबा सजा हो गई। नहीं, एक केस में तो बरी हुए ना, तोशा खान अवान में तो उनको बरी भी किया गया इसी दौर में। नहीं तो बरी वो क्या, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना। फिर उसके बाद एक और केस करते करते इनको अब वो नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें, कितनी सजा दें इस शख्स को। लेकिन वो नहीं टूटेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और अवाम उसके साथ है। लेकिन ये अच्छी बात की इन्होंने कि ये सर्कल है, ये चलता रहेगा। तो जब सर्कल चलता रहेगा ना, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इनको भी एहतसाब के कटहरे में आना पड़ेगा। क्योंकि जो लूट मार इनके दौर में हुई है, जो अभी IMF ने कहा है कि 5300 अरब की करप्शन अभी हुई 2 सालों में, ये भी तो हिसाब देना पड़ेगा, और अल्लाह के वहां भी हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल बोल कर देखिए, हम तो चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर सुकून आए, इस मुल्क के अंदर सुकून आए और चीजें अच्छी तरीके चलें, क्योंकि अब मुल्क चल नहीं रहा है इनसे, माशी तौर पे तो बिल्कुल मफलूज है। लेकिन इन्होंने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जो तारीख इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से जितनी कोशिश होती रही कि हालात को काबू में रखा जाए और कोई ऐसी चीज ना हो जिससे मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो, लेकिन आज ये अंदाजा हुआ है कि इनको इंतकाम लेने का शौक है। तो देखें, अल्लाह की लाठी भी आवाज होती है, लेकिन एक ना एक दिन इनको भी इसके नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि जो करप्शन इन्होंने की है उसका तो देखे ना, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल हुए थे, और फिर किस तरह रेड कारपेट बिछा के इनको लाया गया। तो ये अंदाजा करें कि ये सूरत जो है बदल सकती है इंशाल्लाह, और वो जल्द बदलेगी। अवाम को मजबूर न किया जाए कि वो ऐसी तहरीक पे निकले कि फिर इनको छुपने की जगह न मिले, क्योंकि अदालतें इंसाफ करना छोड़ देंगी ना, तो फिर अवाम खुद इंसाफ लेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे ज्यादा इस पे मैं क्या कहूँगा, मतलब तो उस मुल्क में इंसान अपना गिला करे जहाँ पे अदालतें आज़ाद हों, जहाँ पे हम ये तस्वर कर सकेंगे जी इंसाफ मिल जाएगा। तो यहाँ तो कोई ना इंसाफ मिल सकता है, ना अदालतें आज़ाद है, ना जब जजेस खुद बेचारे फिर रहे हैं इंसाफ के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कादर मंदुखेल साहब, अब आपकी ख्वाहिश ये तो पूरी हो गई कि PTI का इस पर रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन क्या दोनों साहिबान ने कहा कि ये पहिया घूम रहा है, तो कभी किसी की बारी कभी किसी की बारी, और आप तो बहुत पहले एक बारी भुगता चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद में साबित हुआ कि जुडिशल मर्डर था, तो आज आप कहेंगे कि वो पहिया अभी तक चल रहा है, या आपको लगता है कि नहीं अब अदालतें आज़ाद हो चुकी हैं, अब किसी दबाव के बगैर मेरिट पे फैसले कर रही हैं? आपका क्या कहना है सर? जी बहुत शुक्रिया, और मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि पहले उनको सुनाने दिया, क्योंकि मेरे मौक़िफ़ तो वही आलमोस्ट ज़फ़र रहमान साहब जैसी होती, और मैं ये चाहता कि PTI वाले क्या कहते हैं। अब मुझे बताओ, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब वज़ीर इत्तलात रह चुका है। अब कोई एक बात, तो ये खुद भी सीनियर जर्नलिस्ट है, कोई एक काम की बात, कानूनी बात उन्हें नहीं की है, सिवाय अल्लाह पे छोड़ा। तो बाबा अल्लाह तो पहले ही भी था, 2018 से जो है ना वो 22 तक भी अल्लाह ताला ही इस मुल्क को चला रहा था, और आप उसी अल्लाह ताला के दुनिया में किस तरह बरात 12 बजे अदी फरियाल तालपुर साहब को घसीट किया आपने, अस्पताल से जेल में डाला, और किस तरह वो 2018 से 22 तक आपका चेयरमैन जलसे पे खिताब करे, ओए राना सनौला तेरे को मुँचों से पकड़ के जेल में डालूंगा, और अगले दिन वो जेल में जाली केस में डल जाता। तो ये सारी चीजें तो आपको याद होना चाहिए। ये तो हो गई सियासी बात। अब मैं आपसे कानूनी बात करूं। आप मुझे एक बात बता दें कि तोशा खाना केस में जहां पे केस 14-15 महीने चला, अब मुझे बता दें कि 14-15 महीने में शौकत साहब ने क्या कानूनी पॉइंट बताए कि जज ने
क्या जल्दी तारीख दी है, हमारी कौन सी बात नहीं सुनी, क्या बात सुनी। सवाल ये है, ये तो इमरान खान साहब का बयान जो है ना मीडिया पे मौजूद है, मेरा जिस्म नहीं, मेरा गड़ी मेरी मर्जी। तो अब ये बताओ कि मेरी गड़ी मेरी मर्जी, तो तोशाखाना का कानून भी थोड़ा सा पढ़ ले। तोशाखाना कानून में ये लिखा गया कि आपको कोई भी सदर या वज़ीर आज़म जो इसको तोहफे मिलते हैं, उसकी जो सरकारी रेट होता है उस पर वो ले सकते हैं। उसका नाम होता है तोहफा। वो कहते हैं एंटीक चीजें को। शॉपिंग सेंटर नहीं होता है कि मियाँ बीवी जाके वहां से गड़ियां पसंद करे और फिर मार्केट में पहले जो ना दाम लगा ले, फिर मार्केट से जो ना वो पैसे पकड़ ले और फिर आके गड़ी ले ले और वो जो आधा % है या जो भी रेट लगाता है, हुज़ैफा साहब ने बताया, उसके तहत आप पैसे जमा कर दे। ये तो वो मिसाल है कि जो एक शोरूम वाला जो ना पुरानी गाड़ी खरीद लेता है और फिर उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके बाजार में बेच के, वही उसका धंधा होता है जिसको बिजनेस कहते हैं। तो उन्होंने तो धंधा बना लिया, कोई 58 चीजें वो ले चुके हैं। लेकिन कादर मंदो ख्याल साहब, सॉरी टू काट यू, ये जो जरदारी साहब ने गाड़ी ली थी वो भी एंटीक थी और जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नेकलेस लिया था वो भी एंटीक था सर। देखिए, जो गिलानी साहब का नेकलेस था वो तो सामने चीजें आ गई है कि वो नेकलेस जो है ना वो न तोशाखाना का था ना उसका था। और दूसरी बात ये कि वो खुद जो उनके ऑफिसर ने उसके सामान में डाला था वो तो सारी चीजें आ गई। बाकी रह के जरदारी साहब ने अगर गाड़ी ली है तो उसने बाजार में महंगे दाम बेच के पैसे नहीं कमाए। अगर उसने गाड़ी ली है तो गाड़ी अपने जाती इस्तेमाल के लिए है। और यही मतलब होता है कि जब कोई चीज होती है आपको गिफ्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर ये पेन है, अगर ये पेन आप या हुज़ैफा रहमान साहब या शौकत अफजई साहब मुझे गिफ्ट करेंगे तो गिफ्ट को बेचा तो नहीं जाता है मेरे भाई। ये तो नहीं कहा जाता है मेरी जिस्म मेरी मर्जी, मेरे पेन मेरी मर्जी, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। वो तो तोहफा होता है ना। तोहफा अगर आप किसी को बेचेंगे तो समझ लो सामने वाले की इज्जत को बेचेंगे आप, सामने वाले की इज्जत को आप सारे बाजार बेचेंगे, क्योंकि तोहफा तय दे। मैं अभी एक तकरीब से होके आ रहा हूँ जंग शाही में, कराची से बाहर। जो लोगों ने मुझे पगड़ी दी है, अजरक दी है, टोपी दी है, वो मैंने सर का ताज बना के और आखिर तक प्रोग्राम में वो टोपी और वो अजरक जो ना पहने रहेगा। क्योंकि जारी बात है जिसने जिस प्यार मोहब्बत से मुझे वो तोहफा दी है और वो तोहफा उठा के मैं यूं फेंकता है जैसे इमरान खान साहब ने एक पगड़ी फेंका था एक तकरीब में, शौकत अफजई साहब को पता होगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। तोहफा तो होता है आपको दिल से सीने से लगाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये कि इन सारी चीजों की कानूनी बात क्या है? क्या शौकत अफजई साहब ये बता सके कि फलां पॉइंट पे हमने जज को ये बोला, उसने ये किया? ये नामी ग्रामी उनके पास वकील मौजूद है, लेकिन वो सारे वकीलों को तो टॉक शो से फुर्सत नहीं है। वो तो सारा दिन यही बातें करे। और फिर एक चीज ये होती है कि जो सजाएं होती है, अब सजा में एक चीज ये होती है, मुझे नहीं पता वो जजमेंट चूंकि आज ही आया, मेरे नजर से नहीं गुजरा। हर जजमेंट में सजा में एक आखिरी में एक लकीर लिखा होता है आखिरी उसमें जजमेंट का कि मुल्जिम को 382 का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। कि 382 का मतलब ये है कि जितने सजा उसने गुजारी है वो काउंट होके, और उसके बाद जो सजा है, मिसाल खान साहब 2.5 साल गुजारे हैं, उसको 10 साल सजा हुई है तो 7.5 साल और गुजारेंगे। और वो दिन रात शुमार करके वो एक अलग प्रोसीजर है। फिर जेल के अंदर जो माफी शाफी होती है, कोई बंदा नेकनाम है, कोई कुरान शरीफ पढ़ता है, कोई ट्रेनिंग हासिल करता है, और कोई ईद आता है, कोई त्यौहार आता है, उसकी माफिया मिला के तो वो कम बेश जो है ना वो आधे से भी कम रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो जजमेंट पे आया, वो लिखा हुआ है कि 382 का बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं, ये देखने वाली बात है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। हुज़ैफा साहब, इनफैक्ट क्योंकि आप बड़ी तैयारी के साथ और बड़े लॉजिकल पॉइंट के साथ आते हैं तो यकीनी तौर पे आपको इस बात का भी इल्म होगा कि तोशाखाना की अशिया की कीमत मुकर्रर क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर करता है या कैबिनेट डिवीज़न, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी और बाकी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं? अगर वो होते हैं तो क्या उनको भी शरीक जुर्म तस्वुर किया जाए? तो अगर इस केस में किसी को सज़ा देनी है तो क्या ये वो 2 अफराद के जिन्होंने बेनिफिट दिया या जो इस बेनिफिट दिलवाने में हिस्सेदार बने या उसका ज़रिया बने वो भी बराबर के मुजरिम हैं? तो वो क्यों बच गए? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे बड़े भाई हैं कादिर मंदोखेल साहब, आपने उनसे सवाल जरदारी साहब की गाड़ी का किया। मैं इसमें आपको वजाहत कर दूं, अगर कोई मुल्क या कोई फॉरेन डिग्नेटरी पर्सन स्पेसिफिक कोई गिफ्ट दे किसी भी शख्स को, जरदारी साहब ने जो गाड़ी ली थी, जरदारी साहब को वो जरदारी साहब के बाय नेम गिफ्ट की गई थी। और 2 रास्ते थे, या तो जरदारी साहब आगे सरेंडर कर देते, कैबिनेट डिवीजन में कहते कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो उस वक्त का कानून मौजूद था कि मैं 15% इस मर्सिडीज के जो आर्मर्ड गाड़ी है वो आपको अदा कर दूं, या मैं पैसे दे देता हूं। उस वक्त जो गाड़ी की कीमत
शाहनवाज ने लगाई, जो मर्सिडीज का पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंपोर्टर है, कि भाई इस गाड़ी को हम अगर इंपोर्ट करके देते तो इसकी ये कीमत लगती, उसका उन्होंने 15% अदा कर दिया, तो कोई जुर्म नहीं है। जो बात कादिर मंजूर साहब कर रहे थे एंटीक चीजों की, वो ऐसे है कि अगर कोई खूबसूरत मर्तबान है, कोई पेंटिंग है, वो तोशा खाना में मौजूद है, और कोई भी कैबिनेट मेंबर या कोई भी आपकी गवर्नमेंट की वीवीआईपी डिग्निटरी लेना चाहता है, तो उसकी ज़ाहिर है उस पहले 15% थे, अब 50% थे। बानी तहरीक इंसाफ ने क्या किया कि एक वो नेकलेस सेट जो कि बल्गारी की वेबसाइट पे उसकी कीमत मौजूद है, बल्गारी की एक घड़ी जो है डायमंड की, वो 13, 14, 15 लाख की नहीं मिलती है। आपने पूरा डायमंड सेट की कीमत 13, 14, 15 लाख या 20 लाख जो भी आपने लगवाई, इसके राउंड अबाउट ही एग्जैक्ट मैं आपको अगर आप कहेंगे अभी बता दूंगा, तो उसके आपने 50% अदा कर दिया और नैरेटिव बना दिया कीमत लगवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद गए या उनकी टीम गई थी? अब वो उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। तो उस पे आपने नैरेटिव ये बना दिया कि आसिफ अली जरदारी जो है वो चोर है, मियां नवाज शरीफ चोर है, वो 15% अदा करता था, मैं तो 50% अदा कर जा रहा हूं। यानी आप चीज की कीमत जो है वो 50 रुपए से 5 रुपए करके 50% अदा कर दें, और परले 50 रुपए के हिसाब से 15% पे करते रहे, 15, 18 रुपए जो भी बने, तो आप कह रहे हैं वो चोर है। तो मकसद सिर्फ आप नैरेटिव बनाने के माहिर हैं। शौकत अली की मैं बड़ी कदर करता हूं, लेकिन आज शायद ज़ाहिर है वो मैंने जो उनके सामने हकाइक रखे, मजा आता कि वो लॉजिकल जवाब देते और कहते कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं हुज़ैफा रहमान, बुल्गारी के सेट की ये कीमत है आज भी, और हमने 50% अदा की है, अगर कोई 19-20 हुई तो आप भी अदा करने को तैयार है और ये जुर्म नहीं है, तो मैं खामोश हो जाता। अब आपने कहा कि क्या कैबिनेट डिवीजन देखें एवेल्युएट जो करती है कीमत, वो सेक्रेटरी कैबिनेट के नीचे कंसर्न एसओ जो है, जो तोशा खाना को देखते हैं वो करते हैं। लेकिन जब बात वजीर आजम की होती है कि एसओ बेचारे की क्या हैसियत है, अगर वजीर आजम अपने डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते हुए और वजीर आजम जो है इवन के एसओपी को वायलेट करे और वो तोहफे जो है खुद ही छुपा ले, या वजीर आजम की बीवी जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी को या बाकी किसी ओहदेदार को या सीएसओ को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहे कि नहीं ये घर से बाहर नहीं जाएंगे, तो उस केस में अदालतें भी अपना माइंड अप्लाई करती हैं। हाँ, ये चोरी की होती सेक्रेटरी कैबिनेट ने, फिर हम देखते हैं कि बाकी नीचे वाले बंदे जो है वो कैसे मुलविस हैं। जब हुकूमत होती है, वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री की नीयत इतनी खराब हो जाए कि वो करोड़ों रुपए की चीज हासिल करने के लिए अपनी इख्तियार को मिसयूज करे, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर बाकी जूनियर लोगों की सजा बनती भी है तो मेरे ख्याल से कानून में नहीं देनी चाहिए। किसी एसओ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वजीर आजम कोई चीज मांग रहा और वो ना दे। अगर ये, और दूसरी बात, ये केस जो अनसरफेस हुआ है ये भी उन्हीं सेक्रेटरी कैबिनेट, उसी एसओ तोशा खाना के उसी इंचार्ज और कंसर्न जो पीएम ऑफिस के लोग थे उन्हीं की ही रिपोर्टिंग और उन्हीं की मालूमात पे हुआ है। नैब की जो सोर्स रिपोर्ट जनरेट हुई, नैब को कोई इल्हाम नहीं आ गया, ये वो लोग जो सिस्टम में मौजूद थे जिनने कीमतों का तायुन करना था, उन्होंने ही बानी तहरीक इंसाफ के वज़ारत उस्मा से हटने के बाद बताया कि ये काम डाल गए हैं बानी साहब। अच्छा, इसका मतलब वादा माफ गवाहों की बयानात की बुनियाद पर फैसला हुआ। तो शौकत साहब, इनफैक्ट आपसे दोनों मेरे जो पैनलिस्ट है गिला यही कर रहे हैं कि गुलाब पॉइंट के ऊपर डिफेंस दें अपना, बताएं कि हमने कोई ऐसा गड़बड़ नहीं की थी, सब कुछ फेयरली हुआ था। वो तो बात आप कर नहीं रहे, बट अगेन मैं ये सवाल करूंगा कि तोशा खाना 1 में भी अगली अदालत में गए तो उनको बरी कर दिया गया, इसी तरह कई और केसेस भी हैं जिनमें उनको रिलीफ मिला। तो तहरीक इंसाफ आप क्या सोच के बैठिए, अगली अदालतें वो हाई कोर्ट हो या फिर अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बन चुकी है, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि वहाँ जब जाएंगे तो आपके पास अगर कोई अच्छे पॉइंट्स हैं, लॉ पॉइंट्स हैं, तो वहाँ से आपको रिलीफ मिल पाएगा। तो फैसला किया कि इसके खिलाफ अपील में जाएंगे और कंटेस्ट करेंगे। शराजी साहब, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं एक आम सियासी वर्कर हूँ, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि कानूनी और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारे वकील साहिबान कह रहे हैं कि जी हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। आज जो फैसला जिस तरीके से सुनाया गया वो तो पूरा पाकिस्तान उस पर हंस रहा है। यानी पहले से सब कुछ पता था कि जी सजा होगी और अभी और भी सजाएं सुनाने जा रहे हैं। तो ये तो देखें, ये बिल्कुल इंतकामी कार्रवाइयां हैं। ये कौन इस पे नहीं समझता। पूरा तोशा खाना का पूरा मलबा खत्म। आपको पता है कि तोशा खाना वो जो रिकॉर्ड था सारा गायब हो गया है, जो 2017 से पहले का रिकॉर्ड है सारा खत्म हो गया है। वो ये कहाँ चला गया, किसने छुपा लिया? ये हमें ना सिखाए कि जी मैं दलाइल से बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है इस पाकिस्तान के निजाम के ऊपर। ये जो कर रहे हैं इंतकामी सियासत कर रहे हैं और इंतकामी सियासत का नतीजा खतरनाक होगा। देखिए, अभी तक तो लोगों को हमने रोका हुआ है ना, हमारी लीडरशिप रोक रही है कि जी आराम से रहे सारे वर्करों को, लेकिन जो गम और गुस्सा इस वक्त है ये उसको सबसे इसलिए ये रौनक की बातें कर रहे हैं कि जी इनके पास हुकूमत है, रियासत है। देखिए कौन सा तकाजा पूरा किया है इन्होंने। आज वकील साहिबान को नहीं छोड़ रहे थे, एक वकील को छोड़ा गया, और फिर जब इमरान खान आए तो उसके बाद उनको बताया गया कि जी सजा हो गई है, तो उनकी फैमिली के लोगों को नहीं छोड़ा गया। इससे पहले भी
समाज जो है हर वक्त मुलतवी होती रही। तो कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, वरना इस दंगा में किसने हाथ नहीं धोए मुझे बताएं। लोगों ने घड़ियां, हार, पता नहीं क्या क्या लेके गए हैं। और आप उनकी जो खाकाना बाजी साहब है उनकी बात सुन लेते, वो कह रहे हैं कि जी हम सब ने ये काम किया है। तो सिर्फ एक इमरान खान को इस बात पे सजा हो रही है कि जी अब उन बेचारों ऐसो मैसो को जो है ना डरा धमका के उनको वो कर दिया कि जी आप आए गवाही दें, वादा माफ गवाह बना के उनसे उसके बुनियाद के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। ये इंतहाई इंसाफ का कत्ल हुआ है, मजाक हुआ है, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। सजा तो हो गई है, ये मर्दों के लिए होती है, वो मर्द है इमरान खान, वो झुका नहीं है, वो अभी भी मुस्कुरा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन ये जो है ना, ये फिर भागने के लिए दरखास्त देंगे, हम भागने नहीं देंगे। ये हमेशा याद रखें, ये हमेशा इनके वतीरा रहा है कि जब ये उस पे ऊपर होते हैं ना, ताकत में होते हैं, नशे में, तो फिर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब इनसे नशा उतर जाता है ना, तो फिर मिन्नतें तरले करते हैं। तो ये जो कर रहे हैं, ये बीज जो बोया इन्होंने आज का, ये इंतहाई खतरनाक बीज है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए मुफाद में होगा। इससे पाकिस्तान की बुनियादें कमजोर हो रही है। आपने लोगों को बता दिया कि जी कोई इंसाफ नहीं है, जो ये हुक्मरान चाहेंगे वही होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। कादर मंदो ख्याल साहब, इससे पहले हमने देखा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर इसहाक डार साहब के कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर मियाँ बरादरान को सजा हुई, जो बात बरकरार नहीं रह सकी। इमरान खान के खिलाफ सैफर केस में उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको वादा माफ गवाह बनाया गया, आज़म खान को हाई कोर्ट ने उस केस को उड़ा दिया। तो सर, ये वादा माफ गवाहों के बयानात पे इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ देना, आपको लगता नहीं कि ये कमज़ोर शहादत है और इससे एक तासुर मिलता है कि शायद ये सियासी बुनियादों पे बनाए गए केसेस हैं? देखिए, यकीनन आपकी बात दुरुस्त है। वादा माफ गवाह का केस इतना मजबूत नहीं होता है जितना आम केस है, मगर तोशा खाना केस में कौन सा वादा माफ गवाह गया है, नंबर एक बात। दूसरी बात, तो शौकत यूसुफजई साहब ये फरमा रहे हैं कि वकीलों को टाइम नहीं दिया गया। तो 14-15 महीने जो केस लगा है, तो आप जरा ये भी बता देते कि कब टाइम नहीं दिया। कोर्ट का एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर ये होता है कि उसका जैसा क्रिमिनल केस होता है, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम के बाद एविडेंस तलब किया जाता है, फिर वो गवाहों को क्रॉस किया जाता है, फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज के ऊपर रखा जाता है, फिर उसके बाद अतमी दलाइल होता है, और फिर मुलजिम को टाइम दिया जाता है कि आप अपने डिफेंस में कोई गवाह पेश करना चाहता है, जिसको डिफेंस विटनेस कहते हैं। तो ये सारा मरहला गुजर के फिर जाके जजमेंट आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इमरान खान की तरह नहीं है और ठीक है सजा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये बात। और दूसरी बात ये कि आप दोबारा ये बात कर रहे हो कि ये सारी चीजें करके और मुल्क की जड़ें कूद जाएगी। अरे बाबा, ये बताओ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी है, हमने कौन सा आसमान सर पे उठाया? बीबी शहीद के कातिलों को इसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने वो कर दिए, बरी कर दी, हमने कौन सा आसमान सर पे उठा लिया है? उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल जेल में रखा, थाने के अंदर जबान काटी गई है। हमारे खुर्शीद शाह साहब को, डॉक्टर आसिम को 2-2 साल जेल में रखा गया है। 80,000 घोड़े जालों ने कहा है। हमने तो पाकिस्तान कपे का लार लगाए, हमने तो ये तो नहीं कहा कि खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं है तो पाकिस्तान ही। और अब आप भी बता रहे हो कि पाकिस्तान की जड़ें हो जाएगी, पाकिस्तान ये हो जाए। वो बाबा, पाकिस्तान का इन चीजों से क्या एक आदमी ने चोरी की है, उसको सजा मिल गई है। अब आपको लग रहा है कि ये तोशा खाना की जज ने जो ना गलत सजा दी है, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, बरी करा दे। इसमें रोने धोने की क्या मसला है? अच्छे से अच्छे वकील आपके पास मौजूद है, और माशाल्लाह करोड़ों रुपए की फीस भी मिलती है उसको। और अगर नहीं मिलती है तो पीपल्स पार्टी से आप उधार पे मांग ले वकील, हम आपको देने को तैयार है, फीस भी नहीं लेंगे आपका, केस कराएंगे, मगर आपकी गवाही, आपकी एविडेंस तो आपने देना है ना, फिर जाके वकील आगे खड़ा होगा अदालत में। इंटरेस्ट जबरदस्त साहब, वकील भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन हुज़ैफा साहब, मैं प्रोग्राम के आखिरी में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर मैं सच मान लूँ कि जिस वक्त हुकूमत वक्त का बयानिया है कि इमरान खान साहब ने कौमी ख़जाने पे बड़े डाके मारे, 190 मिलियन पाउंड हो या तोशा खाना, सर ऐसे आदमी को पिछले अरसे में आप डीलें क्यों ऑफ़र करते रहे हैं? ये हकीकत है, इसकी कन्फर्मेशन तो सब करते रहे, आपके लोग भी। तो जो शख्स डाके मार रहा था, आप उसको डील ऑफ़र कर रहे थे, कभी बनी गाला की, तो कभी नथिया गली की, तो कभी आप बैरून मुल्क जाने की। इस शख्स को डील ऑफ़र करनी चाहिए थी फिर। देखें, बहुत शुक्रिया। जो बार बार बात हो रही है, शौकत साहब ने भी फरमाया, और इवन के बानी तहरीक इंसाफ के वकील भी फरमा रहे थे कि जी हमें मौका नहीं दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करने दिए गए। वकील साहब
और बैक वक्त फरमा रहे थे कि यानी किसी शख्स के बारे में कहें जी वो रो भी रहा था, वो हंस भी रहा था। तो उन्होंने कहा वो जजमेंट सुनते हुए मुस्कुराए और फिर उसके बाद वो शौक में भी चले गए। तो बेसिकली वकील साहब जो कह रहे हैं मुझे मौका नहीं दिया गया, वो ये नहीं कह रहे कि मैंने कोई ट्रायल के अंदर मुझे मौका नहीं दिया गया, वो कह रहे हैं कि मुझे बानी तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर ये सजा सुनने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा तो और तो कोई मौका 14 महीने में बिल्कुल दिया गया है। हाँ, जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि डील की ऑफर बानी तहरीक इंसाफ को कभी, मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, डील की ऑफर नहीं हुई। हाँ, बानी तहरीक इंसाफ ने हम पे जरूर कोशिश की, प्रेशर डलवाया, कभी कारोबारी लोगों के जरिए, कभी जो है वो फौरन जो है वो रिचर्ड ग्रनेल के पास जाकर अपने बेटों के साथ मुलाकात की तस्वीरें जारी करवाकर, या हाउस ऑफ कांग्रेस में करारदादें पास करवाकर, या बैरूनी जो है वो लॉबिस्ट फर्में हायर करवाकर कि मुझे किसी तरीके से एनआरओ दे दिया जाए, या इवन के एहतजाज के नाम पर 26 नवंबर 2024 की रात अगर आप मुसल्ला जत्था लेकर आ जाएं और इस्लामाबाद में चढ़ाई करें और मुतालबा ये रखेंगे बानी को रिहा कर दें, तो बात ये है कि डील हम कर रहे हैं या वो हमसे डील मांग रहा है। हमेशा हुकूमत ने एक ही बात की कि आपको कोई डील नहीं मिल सकती क्योंकि आपको सजा अदालतों ने दी है। हम कोई मार्शल अदवार नहीं है, कोई चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कि आपको एनआरओ दे दें। हम आपको अदालतों के जरिए अगर आपने रिलीफ देना तो मिलेगा। अगर आपको हमसे एनआरओ चाहिए तो ये कहीं हमें एनआरओ चाहिए, फिर हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट में मामले को लेकर जाते हैं, फिर देखेंगे। ये जो अदालतें हैं ना, इस पे कोई यकीन नहीं करेगा। ये कोई अदालतें नहीं है, ये आपने ऐसे सिस्टम बना दिया है कि अपने मुखालफिन के खिलाफ आप इस तरह के फैसले सुनाते जाएंगे तो ये एक दिन फिर आपके भी गले पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, वरना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब, शौकत साहब और कादिर मदखेल साहब का शुक्रिया। प्रोग्राम आज यहीं पे ख़त्म करते, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।